बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईसी जनरेटर सेकेंड ईयर फेज के चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट। ईसी का टॉपिक है जिसका नाम है ईसी जनरेटर। ईसी जनरेटर है क्या चीज़? ये एक डिवाइस है। और किस किस्म की डिवाइस है? A device which convert mechanical energy into electrical energy, यानी इलेक्ट्रिक करंट में। एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इस टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 बातें बता दूं कि अगर पेपर के दौरान एक ऐसा डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो इसकी 5 पार्ट्स आपने कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले इस डिवाइस का डिफिनीशन आपसे लिखना है। फर्स्ट पार्ट डिफिनीशन, सेकंड पार्ट इसकी प्रिंसिपल कि किस प्रिंसिपल बुनियाद पर ये डिवाइस काम कर रहा है। थर्ड कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखना है कि किन किन पार्ट से ये बना है। और फोर्थ नंबर वर्किंग कि किस तरह ये काम कर रहा है। और फिफ्थ नंबर पर डायग्राम। ये 5 चीज़ें लाजमी है किसी भी डिवाइस पर नोट लिखने के लिए। डिफिनीशन, प्रिंसिपल, वर्क, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डायग्राम, ये चीज़ें लाजमी है। तो इसी के जनरेटर का डिफिनेशन ये है कि ईसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम देते हैं इनपुट के तौर पर, उसको वो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम कहते हैं और करंट कहते हैं, करंट में कन्वर्ट करती है। और फिर चैप्टर की फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि करंट की 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट एसी और दूसरे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट डीसी, जिसकी बुनियाद पर जनरेटर भी 2 किस्म की है। एक को हम कहते हैं एसी जनरेटर और दूसरे को हम कहते हैं डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक करंट, यानी एसी जनरेटर से जो करंट प्रोड्यूस होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी होती है। डीसी करंट डीसी जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू डीसी। ये भी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। अब प्रिंसिपल क्या है ऐसे जनरेटर की? प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसी भी कॉइल में, किसी भी वायर में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है और फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। शर्त यह है कि फ्लक्स चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो इसकी वजह से कॉइल में इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ जहाँ पर होगा वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट भी होगा। तो ये है इसकी प्रिंसिपल। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में कि इसी जनरेटर किन कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहला है इसका फर्स्ट कंपोनेंट आर्मेचर, जिसको हम कॉइल भी कह सकते हैं। और कॉइल जो है ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है आर्मेचर, जिसको हमने नाम दिया है, यहाँ पर आपको शो किया गया है CDE और F। ये एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। फिर मैग्नेट्स है, द कॉइल प्लेस इनसाइड द मैग्नेट्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये पूरा कॉइल जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेट्स के दरमियान रखा जाता है जिनकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। इस बात को नोट करना कि इस मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इनके अलावा स्लिप रिंग्स थर्ड कंपोनेंट है। ईंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड विद द 2 स्लिप रिंग A1 एंड A2। फर्स्ट स्लिप रिंग A1, दूसरे को हम कहते हैं A2। कॉइल की दोनों सिर होती है, ईंड्स होती है, वो एक स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट होती है। एक ईंड एक स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट होती है और दूसरा स्लिप रिंग ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है, ये इनके दरमियान से गुजर कर दूसरी स्लिप रिंग जिसको हम A2 कह चुके हैं, A2 के साथ कनेक्टेड होती है। ये इससे इंसुलेट है, ये वायर जो है ये इनके दरमियान से गुजर कर दूसरे स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है। और फिर
फोर्थ नंबर है कार्बन ब्रशेज। द स्लिप रिंग आर कनेक्टेड विद द कार्बन ब्रशेज B1 एंड B2। ये स्लिप रिंग जो है ये फर्दर कार्बन ब्रशेज के साथ कनेक्ट होती है और फिर कार्बन ब्रशेज आगे सर्किट के साथ कनेक्ट होती है जिसमें हमें करंट फ्लो करना होती है। इसके साथ ये कार्बन ब्रशेज होती है और कार्बन ब्रशेज जो है ये स्लिप रिंग के साथ बिल्कुल अटैच होती है। ये इस तरह अटैच होती है, बिल्कुल इस तरह। जब कार्बन ब्रश स्लिप रिंग मोशन करती है, रोटेट होती है, तो फिर स्लिप रिंग इसके साथ बिल्कुल कनेक्ट होती है, स्लाइडिंग करती है, बिल्कुल कनेक्ट होती है। इसके बाद है वर्किंग। वर्किंग में सबसे पहले हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होती है BA cos ऑफ थीटा। अब अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है मनफी n नंबर ऑफ टर्न चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वेशन 2 में अगर हम फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर BA cos ऑफ थीटा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी EMF इज इक्वल टू मनफी n डेल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, फाई की जगह BA cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से चेंज आ रहा है। तीन तरीके हम पढ़ चुके हैं कि फ्लक्स या तो चेंज होगा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिफॉर्म है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। दूसरा है एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया ऑफ द कॉइल जो है ये भी कांस्टेंट है, ना तो इसको हम कम कर रहे हैं ना ही ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी एक कांस्टेंट है। इसका मतलब कि ना तो एरिया चेंज हो रहा है ना ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो थीटा चेंज हो रहा है। फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया ऑफ द कॉइल के दरमियान जो एंगल है वो एंगल चेंज हो रहा है। यानी जब ये कॉइल रोटेट होगा तो एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के दरमियान जो एंगल है थीटा वो चेंज होगा। जब ये थीटा चेंज होगा तो फिर फ्लक्स भी चेंज होगा। इसका मतलब कि B और A दोनों यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। अगर इसको हम बाहर लेके तो इस तरह होगा मनफी NBA डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी cos ऑफ थीटा, और थीटा बराबर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। EMF इज इक्वल टू मनफी NBA डेल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी cos ऑफ ओमेगा टी, और cos ओमेगा टी की डेरिवेटिव बराबर है मनफी ओमेगा साइन ओमेगा टी। यानी इस टर्म की जगह मनफी डेल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी cos ओमेगा टी की जगह मैं लिख सकता हूँ मनफी ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो मनफी प्लस आ जाएगा, ओमेगा इस तरह हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा। तो ये इस तरह हम पढ़ सकते हैं कि EMF बराबर होती है नवाब साइन ऑफ थीटा। आसानी के लिए इसको फिर हम नाम देते हैं नवाब साइन ऑफ थीटा। अगर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो एंगल कितनी बराबर हो, थीटा 90 के बराबर हो, तो फिर हम इसको हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम EMF होगी EMF इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो नवाब के बराबर होगा। यहाँ पर अगर हम इस नवाब की जगह E0 पुट कर दे, मैक्सिमम EMF पुट कर दे, तो इंस्टेंटेनियस EMF होगी EMF इंटू EMF E0 साइन ऑफ थीटा। तो ये है वो इंस्टेंटेनियस EMF जो कि एक AC जनरेटर से प्रोड्यूस होगी। अब चूंकि AC जनरेटर है, इसका मतलब कि इससे जो पैदा होने वाली करंट है इनकी डायरेक्शन चेंज होगी। एक तो डायरेक्शन चेंज होगी और डायरेक्शन के साथ साथ एक मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी। सबसे पहले सपोज इस कॉइल पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड पर CD पर जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो है आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इनकी मैग्नेटिक फील्ड अगर हम करंट जो पैदा होती है इंड्यूस्ड करंट को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसमें थंब की डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर होगी उसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन। तो इस सूरत में अगर हम आउटवर्ड फोर्स लगाते हैं तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। दूसरे में करंट फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट तरफ, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। यानी इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगी, जिसकी वजह से ये करंट जो है इस तरह फ्लो करते हुआ इस तरफ आएगा और फिर बाहर वापस इसी तरफ फ्लो करेगा। यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी, वो क्लॉकवाइज होगी। लेकिन ये फर्स्ट हाफ साइकिल में इन सपोज
मैग्नेटिक कॉइल जो है इस तरह है, इस तरह से रोटेट होकर जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो करंट की डायरेक्शन यहाँ तक जो है ये वो क्लॉकवाइज होगी। मज़ीद रोटेशन करने के बाद करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी। सपोज मैं आपको बता दूँ कि सपोज ये है वो कॉइल जो कि इस तरह पड़ा हुआ है, जिसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में है। अब अगर ये कॉइल रोटेशन करे, सपोज फर्स्ट हाफ साइकिल इसने कंप्लीट किया, तो फर्स्ट हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। पहले क्लॉकवाइज था, अब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इस तरह ये करंट जो है ये मैग्नीट्यूड के लिहाज से चेंज होता है, डायरेक्शन के लिहाज से इस तरह चेंज होता है। हर हाफ साइकिल के बाद इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की, करंट की मैग्नीट्यूड किस तरह चेंज होती है। अब चूँकि हम एसी जनरेटर पढ़ रहे थे, क्योंकि एसी जनरेटर में हमने ये कहा था, मैंने ये बता दिया कि एक ऐसा जनरेटर जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हो अल्टरनेटिंग करंट में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा हो लेकिन अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमें मालूम है कि कैसी करंट है जिसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो। अब हम देखते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड किस तरह चेंज होती है। सपोज पहले वो फर्स्ट हम केस लेते हैं जब थीटा 0 हो, यानी करंट, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों में बिल्कुल सेम डायरेक्शन हो, इस तरफ हो, तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम मालूम करते हैं कि मैं अब जब एरिया की डायरेक्शन और फर्स्ट केस हम लेते हैं कि जब एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में हो, यानी थीटा 0 हो, तब हम देखते हैं कि इसकी ईएमएफ कितनी होगी। अब सपोज फर्स्ट केस है थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0, ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट साइन ऑफ 0। तो साइन ऑफ 0 का मतलब साइन 0 इज इक्वल टू 0, ईएमएफ 0, यानी तब जब थीटा 0 हो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो, तब इसकी ईएमएफ कितनी होगी, एमएफ जो है वो 0 के बराबर होगी। फिर हम दूसरा लेते हैं जब कॉइल जो है इस रोटेशन कर दे, इस तरफ हो जाए, यानी वेरिया एक्टर वेरिया की डायरेक्शन इनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट की तरफ हो, यानी थीटा 90 हो। जब थीटा 9 हो तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू ई नॉट। तो इस दौरान जब थीटा 90 हो तो करंट जो है, वोल्टेज जो है, ईएमएफ जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम में पहुंच जाती है, यानी जब रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, थीटा 0 स्टार्ट कर लेती है तो ईएमएफ भी 0 से स्टार्ट हो जाता है। जब थीटा 90 पर पहुंच जाता है तो ईएमएफ भी बिल्कुल मैक्सिमम हो जाती है। फिर जब करंट कॉइल मज़ीद रोटेशन कर दे, थीटा 180 हो जाए, अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अब भी किस तरफ है, राइट हैंड की तरफ है। तो थीटा इज इक्वल टू 180, साइन 180 इज इक्वल टू 0, यानी रोटेशन जब मज़ीद शुरू हो जाता है तो फिर मैग्नेटिक ईएमएफ जो है वो फिर 0 हो जाता है। फिर थर्ड केस में जब थीटा मज़ीद 190 कवर हो जाए, यानी थीटा इज इक्वल टू 370 हो जाए, तो 270 में हम देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 180 पर हाफ साइकिल मुकम्मल हुआ। इससे पहले मैंने बता दिया कि दिखा भी दिया कि हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन जो है वो एक होती है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन मज़ीद चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हाफ साइकिल मुकम्मल हुआ, हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और करंट की ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो 0 से मैक्सिमम होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। फिर मज़ीद जब थीटा 360 डिग्री के बराबर हो तो फिर करंट वोल्टेज जो है वो 0 हो जाता है। तो इस सूरत में करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और यहाँ पर मैंने बता दिया कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने के साथ साथ दोनों चेंज हो रहा है, करंट भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह और इस साइकिल को, ये जो कर्व हो पैदा हो रही है, इसको हम कहते हैं साइनोसाइडल वेव, क्योंकि वोल्टेज ईएमएफ जो है वो साइन पर डिपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी कर्व जो है वो भी एक साइनोसाइडल वेव आ रही है। तो ये थी एसी जनरेटर। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों की इसकी समझ आई होगी।